वर्ल्ड में भी टेलीपोर्ट हो जाता है और इसका इम्पैक्ट समुद्र के ऊपर भी दिख रहा था। फिर लुओ फेंग अपनी पूरी एनर्जी का यूज करके वॉइड टावर से एक गोल्डन बीस्ट पे अटैक करता है। ये टावर बहुत ही तेजी से गोल्डन बीस्ट की ओर जाती है और जैसे ही इस टावर से एक गोल्डन बीस्ट पे हमला होता है, गोल्डन बीस्ट बहुत ही जोर से चीखता है। इवन की इस अटैक से गोल्डन बीस्ट का आँख खुला का खुला ही रह जाता है। दूसरी तरफ बबाता, एल्डर यारा और सारे लोग लाइव ब्रॉडकास्ट में इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। इधर वो टावर गोल्डन बीस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करती है, जिससे गोल्डन बीस्ट और भी ज्यादा चीखने लगता है। अब वो बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। इधर लुओ फेंग भी उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था और लगातार वो टावर गोल्डन बीस्ट की बॉडी के अंदर एंटर कर रही थी। तभी वो बीस्ट लुओ फेंग पे लेजर अटैक करता है, पर सही टाइम पे लिक्विड सिल्वर गार्ड आकर लुओ फेंग को बचा लेती है। और अगर लिक्विड सिल्वर गार्ड लुओ फेंग को नहीं बचाती तो इस अटैक से लुओ फेंग मारा जाता। तभी बबाता लुओ फेंग को इन्फॉर्म करती है कि गोल्डन बीस्ट के हेड में उसका ब्रेन नहीं है। ये बीस्ट हम ह्यूमन से अलग है। जैसे कि हम सबका कॉन्शियसनेस हमारे ब्रेन में होता है, पर इस बीस्ट का कॉन्शियसनेस इसके ब्रेन में नहीं है, बल्कि इसके बॉडी में ही इसका सोल है। लुओ फेंग समझ जाता है कि अगर उसे इस बीस्ट को किल करना है तो सबसे पहले उसे इसके सोल को डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी गोल्डन बीस्ट दोबारा से लुओ फेंग पे लेजर अटैक करता है और इस बार भी लिक्विड सिल्वर गार्ड लुओ फेंग के आगे एक बैरियर क्रिएट कर देती है। साथ ही लुओ फेंग अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उस टावर को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए वो गोल्डन बीस्ट की बॉडी के अंदर उसके सोल को ढूंढ रहा था, क्योंकि उस बीस्ट को किल करने के लिए उसके सोल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तभी लुओ फेंग को गोल्डन बीस्ट की बॉडी के अंदर उसका कोर मिल जाता है और इसी कोर में गोल्डन बीस्ट की सोल और उसकी सारी मेमोरीज स्टोर होती है। फिर लुओ फेंग उस कोर पे अटैक करता है। जैसे ही गोल्डन बीस्ट के कोर पे अटैक होता है, गोल्डन बीस्ट का आंख फटने लगता है। इससे हमें पता चल रहा था कि गोल्डन बीस्ट काफी ज्यादा तकलीफ में है। फिर लुओ फेंग अपने फुल एनर्जी से उस टावर को काफी फास्ट रोटेट करने लगता है और काफी हद तक उस टावर से गोल्डन बीस्ट के कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे लुओ फेंग का लाइफ फोर्स बढ़ने लगता है और गोल्डन बीस्ट का लाइफ फोर्स घटने लगता है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। पर तभी अचानक ही गोल्डन बीस्ट की बॉडी से गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जिसका मतलब है कि अभी भी उसका कोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। अभी भी उसका कोर उसे रिकवर कर रहा है, इसलिए उसका लाइफ फोर्स भी इंक्रीज होने लगता है। और एक बार फिर से गोल्डन बीस्ट लुओ फेंग पे लेजर अटैक करती है। इवन की ये लेजर स्ट्राइक यूनिवर्स तक दिखाई देती है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये अटैक लुओ फेंग के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होगी। और अचानक ही गोल्डन बीस्ट का लाइफ फोर्स काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। ये देखकर मिस्टर बी भी काफी ज्यादा हैरान थे। मिस्टर बी गुस्से से कहते हैं, आखिर ये गोल्डन बीस्ट बार बार सर्वाइव कैसे कर लेती है। दूसरी तरफ गोल्डन बीस्ट की बॉडी से गोल्डन लाइट निकल रहा था। तभी लुओ फेंग डिसाइड करता है कि वो स्ट्रॉन्ग सोल डिफेंस को यूज करेगा और ये भी यूनो प्लेनेट की स्किल है। लुओ फेंग गुस्से से कहता है, मैं अपने आखिरी सांस तक तुमसे फाइट करूंगा। फिर वो मोयन वाइन से अपने सामने एक बैरियर क्रिएट करता है और ये मोयन वाइन ही लुओ फेंग की आर्मर थी, इसलिए अब लुओ फेंग बिना कपड़े के है। ये देखकर बबाता काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, लुओ फेंग तुम ऐसा मत करना। इवन की मास्टर होंग और लीसिन बस डीप कोमा में गए हैं, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, पर तुम तो अपनी सोल को बॉडी से अलग कर रहे हो। दरअसल लुओ फेंग अपने सोल को उस टावर में ट्रांसफर कर रहा था ताकि वो उस टावर के फुल एनर्जी को यूज करके गोल्डन बीस्ट को किल कर दे। फिर बबाता उसे बताती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये बॉडी किसी काम का नहीं रहेगा और तुम वापस अपने बॉडी में नहीं आ सकते। ये सुनकर लुओ फेंग को काफी जोर का झटका लगता है। फिर वो बबाता से पूछता है, क्या वो अपने बॉडी में वापस नहीं आ सकता। बबाता बताती है, नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सुनकर लुओ फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और क्योंकि वो सोल डिफेंस को स्टार्ट कर चुका था तो अब वो कभी भी अपने बॉडी में वापस नहीं आ सकता। ये सब सोचकर लुओ फेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है। इधर बबाता रोते हुए कहती है, अगर तुम इस टेक्निक से गोल्डन बीस्ट को किल भी कर देते हो तो फिर इसका क्या फायदा। तुम अपने बॉडी में वापस नहीं आ सकते और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस मेथड में नहीं मरोगे। आगे लुओ फेंग की बॉडी से उसका सोल ट्रांसफॉर्म होके टावर ऑफ वॉइड में चली जाती है। फिर लुओ फेंग अपनी पूरी एनर्जी का यूज करके गोल्डन बीस्ट के कोर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इधर ये देखकर बबाता जोर से चीखने लगती है कि लुओ फेंग मर गया। दूसरी ओर सारे लोग लाइव ब्रॉडकास्ट में देख रहे थे कि गोल्डन बीस्ट का लाइफ फोर्स ज्यादा है या लुओ फेंग का। सब चीट करने लगते हैं कि लुओ फेंग तुम गोल्डन बीस्ट को किल कर दो। साथ ही लुओ फेंग की पूरी फैमिली भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे, पर सुजिन काम कर रही थी। तभी उसे एक लेटर मिलता है। इधर लुओ फेंग लगातार उस कोर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था और अपने पूरे सोल पावर को यूज करके उस टावर को और भी ज्यादा फास्ट रोटेट करने लगता है, जिससे उस कोर में दरारें आने लगती है। दूसरी तरफ सुजिन लेटर पढ़ती है और ये लेटर लुओ फेंग उसके लिए लिखा था। लुओ फेंग बताता है कि वो अपने बच्चे के लिए नाम डिसाइड कर लिया है, एक का नाम लुओ फिंग और दूसरे का लुओ हाई है। आगे वो बताता है कि इस बार वो समुद्र के नीचे गोल्डन बीच से फाइट करने जा रहा है और इस फाइट में काफी ज्यादा खतरा है, पर आई होप कि उसके दोनों बच्चे पीसफुल लाइफ बिताएं। दूसरी तरफ लुओ फेंग अपने पूरे सोल पावर का यूज करके गोल्डन बीच के
कोल को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसका इम्पैक्ट हमें दूर दूर तक दिखाई देता है। दूसरी तरफ सुजिन लेटर पढ़ने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो जोर से चीखने लगती है। इधर लुओ फेंग का बॉडी काफी बुरी तरह घायल हो गया था और उसका बॉडी सी के बॉटम साइड में चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप इसका स्टोरी नोवेल से जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुका हूँ, आप यहाँ के आगे की स्टोरी नोवेल से जान सकते हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. हे गाइस, क्या हाल है। मैं हूं आलम और आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं स्वैलोड स्टार एपिसोड 87 को और ये एपिसोड 87 का फुल एक्सप्लेनेशन होगा। साथ ही मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अब ये सीरीज हर ट्यूसडे को आएगी। सो विथ अ क्विक रिकैप लेट्स वॉच दिस पार्ट और इस वीडियो को लाइक है 2K। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट कर दोगे। तो अब तक हमने देखा लुओ फेंग सोल इम्प्रिंट टेक्निक का यूज करके अपने सोल को वॉइड टावर से मर्ज कर लेता है ताकि वो उस टावर के फुल एनर्जी से गोल्डन बीस्ट को किल कर दे। आगे वो अपने पूरे स्पिरिचुअल एनर्जी को लगाकर गोल्डन बीस्ट को कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर बवाता रोने लगती है कि लुओ फेंग मारा गया। दूसरी तरफ सारे लोग लुओ फेंग के लिए चीर कर रहे थे कि लुओ फेंग तुम गोल्डन बीस्ट को किल कर दो। इवन की लुओ फेंग की पूरी फैमिली इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रही थी। आगे सुजिन को एक लेटर मिलता है जिसमें लुओ फेंग बताता है कि वो डीप सी में गोल्डन बीस्ट से फाइट करने जा रहा है और ये बैटल काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इधर लुओ फेंग का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस अटैक को सारे लोग काफी दूर से ही देख पा रहे थे। सुजिन भी उसे देखकर रोने लगती है और डीप सी में लुओ फेंग का बॉडी काफी बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर रहा था। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं उस सी से काफी ह्यूज एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतना ज्यादा ब्राइट था कि सारे लोगों का स्क्रीन व्हाइट हो जाता है, किसी को स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर सुजिन भी दौड़कर लाइव ब्रॉडकास्ट को देखने आती है और क्योंकि सी में काफी खतरनाक लेवल का फाइट हो रहा था और इतने ह्यूज एनर्जी रिलीज होने के कारण काफी सारे सी मॉन्स्टर डर से समुद्र से बाहर आ जाते हैं। वो सारे अपनी जान बचाने के लिए शहर की ओर भाग रहे थे। थोड़ी देर बाद सारे लोगों को स्क्रीन पे बस लुओ फेंग के अटैक की एनर्जी ही दिख रही थी। इधर डीप सी में गोल्डन बीस्ट का जायंट बॉडी घायल होकर नीचे गिर रहा था। गोल्डन बीस्ट का कोर डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कि गोल्डन बीस्ट अब मर चुका है। इधर सारे लोग अभी भी लुओ फेंग को चीर कर रहे थे। तभी उनमें से एक बच्ची अपने मम्मा से पूछती है लुओ फेंग अचानक ही स्क्रीन से गायब क्यों हो गया, आखिर वो अभी कहाँ है। उसकी मॉम कुछ भी जवाब नहीं देती है, बस वो रो रही थी क्योंकि स्क्रीन पे लुओ फेंग का लाइफ फोर्स 0 था, जिसका मतलब है कि अब लुओ फेंग मर चुका है। ये देखकर कमांडर ली न्यूज चैनल को रिपोर्ट देने कहते हैं। फिर न्यूज में सभी को बताया जाता है कि मिलिट्री डाटा को अच्छे से चेक करने के बाद ये कंफर्म किया जाता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अब मर चुका है और पहले जैसा गोल्डन बीस्ट का रिकवर होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, वो पूरी तरह से मर चुका है। इस न्यूज को सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब अर्थ के सारे लोग सेफ हैं, पर सारे ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारा हीरो लुओ फेंग भी मर चुका है। ये सुनकर एल्डर यारो काफी ज्यादा रोती है और अब लुओ फेंग का लाइफ फोर्स बिल्कुल ही 0 है। दूसरी तरफ इस न्यूज को सुनकर सुजिन को काफी बड़ा झटका लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर 24 आवर के लिए पूरे समुद्र में लुओ फेंग की डेड बॉडी को ढूंढा जाता है, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। आगे हम देखते हैं सारे वॉरियर जो कि इस बैटल में खुद को सेक्रीफाइस कर दिए, उन सबका स्टेचू बनाया जाता है। इस डेंजरस सी वॉर में 5 मेजर कंट्रीज के हीरोज खुद को सेक्रीफाइस किए हैं। मास्टर होंग, ली सेन, एल्डर जिया, एल्डर मो हेंडरसन, ये साइड, एल्डर सोकोलोव, लायन किंग और लुओ फेंग, ये सभी 8 हीरोज खुद को सेक्रीफाइस किए हैं। सारे लोग उन 8 हीरोज को सैल्यूट करते हैं। फिर सारे वॉरियर एक एक करके उन सारे हीरोज को रिस्पेक्ट देते हैं। लुओ फेंग का फ्रेंड लुओ फेंग से कहता है मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ। वो बताता है कि वो हमेशा लुओ फेंग की जर्नी में साथ रहा है, पर अब लुओ फेंग उसे छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ लुओ फेंग के घर में सुजिन के चेकअप के लिए एक डॉक्टर आते हैं। उसके घर का माहौल काफी अजीब हो गया था, सारे लोग सदमे में थे। तभी वहाँ सुजिन का भाई आता है और सुजिन से कहता है कि डॉक्टर के चेकअप के बाद तुम्हारा कंडीशन सही नहीं है और मुझे पता है कि तुम अपने बच्चे को रखना चाहती हो, पर इसके बाद तुम्हारे हेल्थ पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सुजिन बताती है कि पूरे वर्ल्ड में सारे लोग लुओ फेंग के बेटे का वेट कर रहे हैं और बस यही एक लास्ट होप है जो कि सुजिन और लुओ फेंग को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। अब यही उसके जीने का सहारा है। फिर हम देखते हैं डीप सी में गोल्डन बीस्ट की बॉडी की ओर काफी सारे सी मॉन्स्टर आ रहे थे। सारे सी मॉन्स्टर को पता चल चुका था कि गोल्डन बीस्ट अब मर चुका है, इसलिए सब उसे खाने के लिए आ रहे थे। पर तभी अचानक ही गोल्डन बीस्ट का आँख खुलता है और वो जोर से चीखने लगता है। डर से सारे सी मॉन्स्टर दूर भागने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है ये
गोल्डन बीस्ट नहीं बल्कि लुओ फेंग है। बस ये गोल्डन बीस्ट का बॉडी है और इस बॉडी के अंदर लुओ फेंग का सोल है। लुओ फेंग बेहोश होने के बाद उठता है और कहने लगता है मैं कहाँ हूँ। फिर वो अपने हाथ को देखता है तो उसे पता चलता है वो उसका हाथ नहीं बल्कि गोल्डन बीस्ट का पंजा है और वो उसे आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। लुओ फेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि वो सोल इम्प्रिंट का यूज किया था और इस टेक्निक से लुओ फेंग का सोल गोल्डन बीस्ट के बॉडी में ही रह गया है। साथ ही उसके डेड बॉडी से उसका रिस्ट भी गिर जाता है जिससे बवाता बाहर आती है और वो गोल्डन बीस्ट को गौर से देखती है तो वो सेंस कर लेती है कि ये लुओ फेंग है। वो काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर वो लुओ फेंग से कहती है दूसरी तरह से देखें तो तुम गोल्डन बीस्ट के जायंट हॉर्न को चोरी कर लिए। बवाता ये जानकर काफी ज्यादा शॉक होती है कि लुओ फेंग गोल्डन बीस्ट के बॉडी पे कंट्रोल ले चुका है। लुओ फेंग बताता है कि ये सब कुछ सोल इम्प्रिंट की वजह से हुआ है। सोल सील की वजह से ही उसका सोल बच गया, वरना अगर उसका सोल डिस्ट्रॉय हो जाता तो वो कभी भी वापस नहीं आता। आगे बवाता बताती है अगर तुम्हारा सोल 100% बर्न हो जाता तो तुम्हारा सारा साइकोलॉजिकल फंक्शन ही डिस्ट्रॉय हो जाता। पर अब अच्छी बात है कि तुम गोल्डन हॉर्न बीस्ट पे कंट्रोल ले चुके हो और तुम्हारा ये बॉडी तुम्हारे प्रीवियस ह्यूमन बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ये बीस्ट एक रेयर स्पेस बीस्ट है। अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। और बवाता भी काफी ज्यादा खुश थी। तभी लुओ फेंग पूछता है बवाता मैं अपने ह्यूमन बॉडी को कैसे रिस्टोर कर सकता हूँ। लुओ फेंग अपने ह्यूमन बॉडी को पाना चाहता था। बवाता कहती है इतना जल्दी भी क्या है, पहले तुम गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को कंट्रोल करना सीखो, एटलीस्ट अब तो तुम जिंदा हो। तभी अचानक ही लुओ फेंग का हेड काफी जोर से दुखने लगता है और वो कुछ ही पल में एक इल्यूजन में चला जाता है जहाँ उसे गोल्डन बीस्ट की सारी मेमोरीज दिखती है। ऐसा लग रहा था कि ये मेमोरीज काफी साल की पुरानी मेमोरीज है। बवाता बताती है इसे इनहेरिटेड मेमोरी कहते हैं। गोल्डन बीस्ट की प्रीवियस जनरेशन की मेमोरी गोल्डन बीस्ट में ट्रांसफर हुई और अब ये मेमोरीज नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, यानी अब वो सारी मेमोरीज लुओ फेंग तक ट्रांसफर हो रही है और काफी देर तक गोल्डन बीस्ट की सारी मेमोरीज लुओ फेंग में ट्रांसफर होती है। लुओ फेंग कहता है ये तो काफी सारे मेमोरीज है। बवाता कहती है हाँ तुम्हें इन सब को रिसीव करना होगा, शायद इनमें से कोई तरीका हो जिससे तुम अपने ह्यूमन बॉडी को आसानी से रिकवर कर पाओ। और काफी फास्ट लुओ फेंग में मेमोरीज ट्रांसफर हो रही थी जिससे लुओ फेंग को हेडेक हो रहा था, इसलिए गोल्डन बीस्ट जोर जोर से चीखने लगता है। अब से मैं जितनी बार गोल्डन बीस्ट का यूज करूंगा आप समझ लेना मैं लुओ फेंग के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल तो लुओ फेंग ही गोल्डन बीस्ट है। दूसरी तरफ हम देखते मास्टर होंग के तीनों बॉडीगार्ड मास्टर होंग को देखने जाते हैं जो कि अभी भी डीप कोमा में है। साथ ही मास्टर लीसन का भी वही हाल है, वो भी डीप कोमा में है। आगे मास्टर होंग के पैलेस के सारे वॉरियर डिस्कशन करते हैं कि जब से मास्टर होंग डीप कोमा में गए हैं तब से वो पैलेस इनएक्टिव है और इतने दिन तक इनएक्टिव होने की वजह से उस पैलेस का सारा इंटेलिजेंस सिस्टम ही शट डाउन हो चुका है। साथ ही सिग्नल R3 भी ब्लॉक हो चुका है जिससे अब कोई भी उस पैलेस में एंटर नहीं कर सकता। और इसी का फायदा उठाते हुए एलरेट किन एक नया वर्चुअल स्पेस बनाए हैं, पर इस वर्चुअल स्पेस में एंटर करने के लिए तुम पे कुछ टेस्ट किए जाएंगे और इसमें सबकी प्राइवेसी भी मैटर करती है, तब जाकर उस वर्चुअल स्पेस में किसी को एंटर करने मिलेगा। ये सुनकर द बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है हमारे पैलेस में तो ऐसा रेगुलेशन नहीं है, आखिर एलरेटकिन क्या प्लानिंग कर रहा है। मिस्टर बी बताता है कि गोल्डन बीस्ट मरने के बाद ऑलमोस्ट सारे बेस सिटी को अपने कंट्रोल में ले लिया है, इवन कि वो काफी सारे सी मॉन्स्टर को किल करके उनसे काफी सारे वैल्यूएबल ट्रेजर को हासिल कर रहा है। साथ ही वो पूरी कोशिश करके गोल्डन बीस्ट की बॉडी को पाना चाहता है, इसलिए वो लगातार सी में रिसर्च कर रहा है। ये सब देखकर हम इमेजिन कर सकते हैं कि एलरेटकिन की नीयत सही नहीं है और एटकिन के करीबी लोगों को भी उससे अलर्ट रहने की जरूरत है। लाइक यान है जो कि निर्वाणा पीरियड में एक वॉरियर को किल कर दिया था, तब से एलर्जिया उसे जिया सिटी से बाहर कर दिए हैं। साथ ही रैंग नाम का बंदा जो कि एक स्पिरिट मास्टर है और अब वो एक मार्शल क्लब का इंस्पेक्टर है, और क्योंकि अब हमारे बीच एल्डर ये साइड और लुओ फेंग नहीं है तो रैंग ही बस इस प्लेनेट पे स्पिरिचुअल मास्टर है और अब ये तीनों बंदे पूरे ह्यूमैनिटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एल्डर ली, रैंग और एटकिन इन तीनों बंदे की नीयत सही नहीं है और अब तो मास्टर होंग और लीसन भी डीप कोमा में है। साथ ही हमारे एल्डर्स खुद को सेक्रीफाइस कर चुके हैं। डेफिनेटली अब इस वर्ल्ड की सिचुएशन काफी बुरा होने वाला है। आगे हम देखते हैं गोल्डन बीस्ट यानी लुओ फेंग के अंदर गोल्डन बीस्ट की सारी मेमोरीज ट्रांसफर हो जाती है। फिर लुओ फेंग गुर्राते हुए गौर से अपने बॉडी को देखता है। फिर वो बताता है कि उसका सोल और ये बॉडी बिल्कुल ही कॉम्पिटेबल है और फाइनली गोल्डन बीस्ट की सारी मेमोरीज भी रिसीव हो चुकी है। फिर बवाता काफी एक्साइटेड होकर पूछती है लुओ फेंग आखिर तुम्हारे मेमोरीज के अंदर किस तरह का नॉलेज है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है जिससे तुम अपने ह्यूमन बॉडी को रिकवर कर सको। लुओ फेंग बताता है कि उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग बस
10-12 हाईएस्ट लेवल की मेमोरीज ही ट्रांसफर हुई है। इनमें से कुछ मेमोरीज इनहेरिटेड है और कुछ खुद गोल्डन बीस्ट की है। जब से गोल्डन बीस्ट अपने एक के सेल को ही खाया था तब से लेकर अभी तक की सारी मेमोरीज लुओ फेंग में है और बस उसे स्टार लेवल 1 में पहुंचने के लिए 1 साल लगे हैं। ये सुनकर बवाता काफी ज्यादा हैरान होती है। बस 1 साल में ये बेस्ट इतना ज्यादा इवॉल्व हो गई, तब तो इसकी इवोल्यूशन स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। फिर लुओ फेंग बताता है कि उसे स्टार लेवल से यूनिवर्स लेवल में पहुंचने के लिए 100 ईयर्स लग जाएंगे। फिर यूनिवर्स लेवल से डोमेन मास्टर लेवल तक पहुंचने में 1000 ईयर लग जाएंगे और डोमेन मास्टर से 1 लिमिट मास्टर तक पहुंचने के लिए 10,000 साल लग जाएंगे। मतलब कि अभी से लेकर गोल्डन बीस्ट को अपने टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए अप्रोक्स 11,000 ईयर लग जाएंगे। ये सुनकर बवाता कहती है, मैं जो तुम्हारे लिए ट्रेनिंग प्लान की थी उसमें तुम्हें अपने टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए 100,000 ईयर लगते, पर गोल्डन बीस्ट की बॉडी के अकॉर्डिंग तुम्हें तो अपने टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए काफी कम साल लग रहे हैं, क्योंकि इसका इवोल्यूशन स्पीड ही बहुत ही ज्यादा फास्ट है। ये जानकर बवाता काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, अच्छा हुआ कि तुम इस गोल्डन बीस्ट की बॉडी पे कंट्रोल ले लिए। फिर वो गोल्डन हॉर्न को टच करती है और कहती है, आखिर गोल्डन बीस्ट के ब्रेन में और भी क्या रेयर चीजें मौजूद है, जरूर तुम्हारे पास काफी सारे प्रैक्टिस करने का वे होगा। लुओ फेंग बताता है कि यहाँ टोटल 18 स्पेशल सीक्रेट टेक्निक है जो कि बस गोल्डन बीस्ट ही मास्टर कर सकता है और 3200 जनरल सीक्रेट मेथड है। लुओ फेंग बवाता से कहता है, मैं इन सारे सीक्रेट टेक्निक को तुम तक सेंड करूंगा, फिर तुम इतने सारे सीक्रेट टेक्निक में फिल्टर करके मुझे बताना, जिससे मैं कल्टीवेशन करके अपने ह्यूमन बॉडी को रिस्टोर कर सकता हूँ। फिर गोल्डन बीस्ट की बॉडी से गोल्डन लाइट निकलने लगता है। आगे हम देखते हैं लर्फियोना इसोडोना से कहती है कि पार्लियामेंट ने तुम्हें एचआर अलायंस के चेयरमैन से फायर कर दिया है और अब एल्डर एडकिन एचआर अलायंस के चेयरमैन है और अब मुसीबत की घड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब सारे पावरफुल हाउसेस को ये 3 लीडर कंट्रोल कर रहे थे। तभी एचआर अलायंस में एल्डर एडकिन के साथ एल्डर ली और रैंग आता है, जिस पर अब इसाडोना कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अब उसे एचआर अलायंस के चेयरमैन से फायर कर दिया गया है। फिर एचआर अलायंस के न्यू चेयरमैन एल्डर एडकिन अपने सीट पर बैठते हैं और इसाडोना वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोल्डन बीच से गोल्डन लाइट निकल रहा था और बवाता अपने टेल से उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और कुछ देर तक फिल्टर करने के बाद लुओ फेंग से कहती है कि एब्सोल्यूट स्पेस और डीटी ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों स्पेशल ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है। एब्सोल्यूट स्पेस तुम्हारे स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, इवन कि इससे तुम्हारा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। और दूसरा डीटी ऑफ द वर्ल्ड, ये 18 स्पेशल सीक्रेट टेक्निक में से एक है। इससे तुम्हारा बॉडी शेप चेंज होगा, साथ ही तुम्हारा पावर 3x 9x इवन की 1000x तक इंक्रीज हो सकता है। तुम इस सीक्रेट टेक्निक से अपने बॉडी को इनलार्ज या फिर रिड्यूस कर सकते हो, बस इससे तुम्हारी बॉडी का साइज ही चेंज होगा। इससे तुम्हारे वेट का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारे बॉडी साइज छोटा होने पर तुम्हारा अटैक पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और बड़ा होने पर तुम्हारा विंग्स और भी पावरफुल हो जाएंगे, जिससे तुम काफी फास्ट फ्लाई कर सकते हो। एब्सोल्यूट स्पेस बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है, पर डीटी ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारे पावर को इंक्रीज करेगा, साथ ही तुम्हारा स्पीड को भी इंक्रीज करेगा। लुओ फेंग कहता है, बेशक ये दोनों सीक्रेट टेक्निक काफी ज्यादा अलग हैं। फिर बवाता कहती है, इन सब मेमोरीज के अलावा तुम्हारे पास 3 हिडन टैलेंट है। फिर लुओ फेंग उन 3 हिडन टैलेंट को ढूंढता है और बवाता को बताता है कि उसका फर्स्ट हिडन टैलेंट स्वेलिंग है, सेकेंड अपने पावर को इंक्रीज करना और थर्ड अपने लाइफ को बचाने के लिए डिवाइडिंग बॉडी का यूज करना। और ये तीनों हिडन टैलेंट गोल्डन बीस्ट के पास नेचुरली है। फिर लुओ फेंग बताता है कि गोल्डन बीस्ट स्वेलिंग मेथड का यूज करके उन मॉन्स्टर को स्वेलो की थी। सेकेंड, इंक्रीजिंग पावर, गोल्डन बीस्ट इस मेथड को तब यूज किया था जब वो बेसिक लेजर कैनन से काफी ज्यादा घायल हो गया था और उसके बाद उसका स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और मजे की बात, लुओ फेंग एब्सोल्यूट स्पेस और डीटी ऑफ द वर्ल्ड के साथ यूज कर सकता है। ये सुनकर बवाता लुओ फेंग भी प्राउड फील करती है। आगे लुओ फेंग बताता है कि गोल्डन बीस्ट की लाइफ में 3 सब बॉडीज हैं और यही उसका आखिरी डिवाइडिंग बॉडी हिडन टैलेंट है। वो अपने बॉडी को 3 बार डिवाइड करके अलग अलग प्रैक्टिस कर सकता है। साथ ही प्लेनेटरी लेवल के पास डुअल बॉडी होती है। फिर लुओ फेंग बताता है कि गोल्डन बीस्ट के अंदर एक वास्ट स्पेस है, इसे गोल्डन बीस्ट का इनर वर्ल्ड भी कहते हैं। ये इनर वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है और यहाँ पे किसी की बॉडी को भी डबल किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इस बीस्ट को प्रेग्नेंट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले इनर वर्ल्ड में एक बॉडी ट्रांसफर करना होगा। ये सुनकर बवाता काफी खुश होती है और कहती है, फिर तो ये हमारे लिए काफी अच्छा है। अब तुम्हें सबसे अच्छे कॉस्मोस रेस की हाई ब्लड लाइन वाले बॉडी को चूज करना होगा। पर लुओ फेंग कहता है कि उसका फर्स्ट बॉडी पार्ट ह्यूमन अर्थ ही रहेगा। ये सुनकर बवाता काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। फिर लुओ फेंग स्वेलिंग मेथड का यूज करके अपने डेड बॉडी को इनर वर्ल्ड में ले आता है और बताता है कि इस इनर वर्ल्ड में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है कि वो किसी की बॉडी को भी जन्म दे सकती है। फिर उसका बॉडी अचानक ही इनर वर्ल्ड में जाकर एक एग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साथ ही बवाता भी इस इनर वर्ल्ड में आ गई थी।
थी। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हर ट्यूसडे को आएगा। अगर आप नेक्स्ट पार्ट नोवेल से जानना चाहते हो तो आप नोवेल की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.